थंडी चैनल में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक बहुत ही अहम ऑफिस मीटिंग चल रही है या शायद कोई जरूरी ईमेल टाइप किया जा रहा है। हाँ, और तभी दिमाग अचानक से अटक जाता है। बिल्कुल, मतलब आप एक शानदार अंग्रेजी वाक्य लिखने वाले होते हैं और अचानक दिमाग में एक खौफनाक सवाल आता है कि यहाँ हैज बीन लगेगा या हैड बीन, या शायद हैव बीन लगेगा। ये तो हर किसी के साथ होता है ना। अंग्रेजी व्याकरण का ये जो जाल है वो दुनिया के सबसे आत्मविश्वास से भरे लोगों को भी एक पल के लिए डरा देता है। अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर नियम का एक अपवाद है और हर अपवाद का एक और नया नियम है। हाँ, और यही वजह है कि बचपन से हमें व्याकरण अक्सर नियमों के एक ऐसे पहाड़ की तरह पढ़ाया जाता है जिसे बस रटना होता है। बिल्कुल सही कहा। एक के बाद एक नियम आते जाते हैं और कहीं कोई तार्किक जुड़ाव नहीं दिखता। और यही रटने की प्रक्रिया सीखने वालों को पूरी तरह थका देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी के अनगिनत काल या टेंसेस कोई अस्त व्यस्त जाल नहीं है। अच्छा। हाँ, क्या हो अगर ये सिर्फ एक सटीक गणितीय समीकरण हो। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। अंग्रेजी में 32 कालों का व्यवस्थीकरण यानी सिस्टमाइजेशन ऑफ 32 इंग्लिश टेंसेस नामक एक बहुत ही विस्तृत चार्ट। ये सच में एक बहुत ही अलग तरह का स्रोत है। एकदम, मतलब ये कोई आम व्याकरण की किताब का पन्ना नहीं है। ये पूरी अंग्रेजी भाषा के ढांचे को एक सूत्र में पिरोता है। बिल्कुल। तो आज हमारा लक्ष्य यही समझना है कि कैसे जानकारी को एक सुव्यवस्थित मैट्रिक्स में बदलकर किसी भी जटिल विषय को आसानी से डिकोड किया जा सकता है। हम रटने की जगह तार्किक समझ विकसित करने के उस तरीके पर बात करेंगे जो शायद हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। और पता है, इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये भाषा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। वो कैसे? मतलब हम अक्सर भाषा को भावनाओं और कला के रूप में देखते हैं, जो सही भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस कला के पीछे एक बहुत ही सख्त, लगभग इंजीनियरिंग जैसा विज्ञान छिपा है। ये चार्ट उसी विज्ञान को सामने लाता है। तो चलिए इस इमारत की नींव से ही शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी संरचना को समझने से पहले उसकी ईंटों को समझना जरूरी है ना। एकदम सही। चार्ट ठीक यही करता है। मैंने देखा कि ये पूरे व्याकरण को सिर्फ 4 बुनियादी प्रतीकों में तोड़ देता है। स्रोत में इसे सूत्र प्रतीकों का सम्मेलन कहा गया है। मुझे तो ये किसी लेगो ब्लॉक्स की तरह लगे। लेगो ब्लॉक्स एक बहुत ही सटीक रूपक है इसके लिए। ये जो 4 प्रतीक है ना, ये पूरी भाषा की नींव है। हाँ, तो मैं इन्हें थोड़ा आसान भाषा में रखती हूँ ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इसे असल शब्दों से जोड़ सकें। हाँ बिल्कुल, बताइए। तो पहला प्रतीक है वी यानी इन्फिनिटिव, जो क्रिया का मूल रूप है, जैसे राइट या गो। सही। दूसरा है वीईडी या V2, जो भूतकाल का रूप है, जैसे रोट या वेंट। हाँ, जी, जो वर्तमान कृदंत है, जैसे राइटिंग या गोइंग। बस ये 4 प्रतीक हैं। और यही इस चार्ट का पहला आहा मोमेंट है। हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए हजारों शब्दों की डिक्शनरी बस इन 4 श्रेणियों में सिमट जाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक संदेह पैदा हो रहा है। मतलब सिर्फ लाल, नीले और पीले रंग से आप दुनिया की कोई भी तस्वीर बना सकते हैं, ये सिद्धांत सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ। पर क्या भाषा जैसी गहरी, तरल और भावनाओं से भरी चीज को केवल इन 4 निर्जीव प्रतीकों के सहारे पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। मेरा मतलब है, क्या हम इस तरह से भाषा को एक निर्जीव मशीन नहीं बना रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हम शब्दों की आत्मा ही निकाल रहे हो। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि हम भाषा की रचनात्मकता को खत्म कर रहे हैं। हाँ, वही तो। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये जो मशीनी दृष्टिकोण है, यही दरअसल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? मतलब मशीन बनना ताकत कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिए, जब कोई नई भाषा सीखता है तो सबसे बड़ी बाधा भावनाएं व्यक्त करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? सबसे बड़ी बाधा वो डर होता है जो भारी शब्दावली और जटिल वाक्यों के बोझ से पैदा होता है। हाँ, वो तो है। लोग गलती करने से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। दिमाग जब हर वाक्य को एक नए नियम की तरह देखता है तो वो ओवरलोड हो जाता है। हाँ। लेकिन जब वही दिमाग वाक्यों को रटने के बजाय इन 4 प्रतीकों के पैटर्न को देखने लगता है, जिसे हम पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं, तो सीखना बहुत तेज हो जाता है। अच्छा। मतलब आप मशीन नहीं बन रहे हैं, आप दरअसल उस मशीन के आर्किटेक्ट बन रहे हैं। अरे वाह, मुझे ये विचार बहुत पसंद आ रहा है। मतलब रटने की थकान को हटाकर पैटर्न पहचानने की क्षमता को जगाना। एकदम सही। तो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4
राइट, रोट, रिटन, राइटिंग वाले लेगो ब्लॉक्स आ गए। हाँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ लाल और नीले ब्लॉक को एक साथ हवा में उछाल दूं तो वो खुद ब खुद कोई घर तो नहीं बन जाते ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें आपस में जोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से टकराकर अर्थ का अनर्थ ना कर दें। तो ये चार्ट इस टकराव को कैसे संभालता है? यहीं पर चार्ट अपने 3 अचूक मास्टर फॉर्मूले पेश करता है। अच्छा। हाँ, लेगो ब्लॉक्स होने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें लॉक कैसे किया जाए। ये जो फॉर्मूले हैं ये प्रकारों की मूल संरचना को परिभाषित करते हैं। हाँ, मैंने स्रोत में से पढ़ा था और ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे व्याकरण कम और रसायन विज्ञान ज्यादा लगा। हाँ, वो थोड़ा साइंटिफिक तो लगता ही है। मतलब चार्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि कुछ संरचनाएं हमेशा स्थिर रहती हैं, कोई अपवाद नहीं। जैसे पहला प्रगतिशील पक्ष या कंटिन्यूअस में हमेशा B+VING होता है। सही। और दूसरा कर्मवाच्य यानी पैसिव में हमेशा B+PP होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हमेशा शब्द है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। आमतौर पर व्याकरण में हमेशा कुछ न कुछ अपवाद बताकर डराया जाता है। मतलब ये नियम है लेकिन करके कुछ जोड़ देंगे। हाँ, वो एक्सेप्शन टू द रूल वाली बात। बिल्कुल। लेकिन ये चार्ट दावा करता है कि ये संरचनाएं कभी नहीं बदलती। और तीसरा फॉर्मूला जो सच में मेरा दिमाग हिला देने वाला था वो है प्रगतिशील कर्मवाच्य यानी पैसिव कंटिन्यूअस। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि यह पहले दोनों का एक संयोजन है जो बनता है B+being+PP। मुझे थोड़ा रुककर इसे समझना होगा क्योंकि ये बिल्कुल बीजगणित के A+B² जैसा लग रहा है। तो इसे गणित की तरह ही हल करके देखिए ना। चलिए देखते हैं। मैंने कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिया B+VING। ठीक है। और मैंने पैसिव का फॉर्मूला लिया B+PP। हाँ। जब मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो पहला B अपनी जगह रहता है, फिर कंटिन्यूअस का इंग प्रभाव पैसिव वाले B पर पड़ता है। बिल्कुल। और वो क्या बन जाता है? वो उसे बीइंग बना देता है। एकदम सही। और अंत में PP जुड़ जाता है। तो समीकरण बना B+being+PP। उदाहरण के लिए The letter is being written। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है ना? लेकिन हाँ। फिर से मेरा एक सवाल है। शिक्षक हमेशा कहते हैं कि व्याकरण बहुत लचीला होता है। हाँ, कहते तो हैं। तो क्या ये हमेशा वाला जो गणितीय दृष्टिकोण है ये भाषा की तरलता को बांध नहीं देता? इस पर इस तरह से विचार कीजिए, ये सूत्र भाषा का कंकाल हैं। कंकाल? हाँ, जैसे मानव शरीर में हड्डियां होती है ना, जो तरलता, भावनाएं और अर्थ हम भाषा में देखते हैं वो इस कंकाल के ऊपर का मांस और त्वचा है। अच्छा। कंकाल कभी तरल नहीं होता। सोचिए, अगर हड्डियां लचीली हो गई तो क्या शरीर खड़ा रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। यानी अगर कंकाल ना हो तो भाषा बस शब्दों का एक बेजान ढेर बनकर रह जाएगी। एकदम। इन मूल संरचनाओं को समझने से सीखने वाले को एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्वास मिलता है। कैसा विश्वास? उसे ये समझ आ जाता है कि चाहे वाक्य कितना भी लंबा या जटिल क्यों ना हो, वो इस बुनियादी ढांचे से बाहर कभी नहीं जाएगा। हाँ, ये बात तो है। जब कोई नया सीखने वाला B+being+PP जैसा लंबा ढांचा देखता है तो वो पहले डर जाता है। मैं खुद डर गई थी। लेकिन जब वो जानता है कि ये सिर्फ 2 सरल नियमों का गणितीय जोड़ है तो डरावना हिस्सा तुरंत तार्किक बन जाता है। तो अब हमारे पास ईंटें भी हैं और उन्हें जोड़ने का सीमेंट भी है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक हमने समय की बात तो की नहीं। एक वाक्य को अर्थपूर्ण होने के लिए उसे किसी न किसी समय सीमा में रखना होगा ना? हाँ, समय बहुत जरूरी है। और यहीं पर चार्ट का बायां हिस्सा यानी इसकी पंक्तियां या रोज तस्वीर में आती हैं। मैंने देखा कि चार्ट समय और स्थिति का एक बहुत ही साफ सुथरा ग्रिड बनाता है। और ये ग्रिड ना इस स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला वाला हिस्सा है। स्रोत के अनुसार समय को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: वर्तमान या प्रेजेंट, भूतकाल या पास्ट, भविष्य या फ्यूचर और सशर्त यानी कंडीशनल। हाँ। और इनमें से प्रत्येक को 2 स्थितियों में विभाजित किया गया है: सामान्य यानी सिंपल और पूर्ण यानी परफेक्ट। तो 4 समय को 2 स्थितियों से गुणा करें तो हमारे पास 8 पंक्तियां बन जाती हैं। आपका गणित बिल्कुल सही है, 8 पंक्तियां। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत ही अजीब बात नजर आ रही है। क्या? मतलब बचपन से हम सबने यही पढ़ा है कि काल केवल 3 होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। हाँ, बिल्कुल। जो चल रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है। समय तो एक भौतिक वास्तविकता है ना? हाँ। लेकिन इस चार्ट में सशर्त यानी कंडीशनल, जिसमें शुड या वुड का इस्तेमाल होता है, उसे भी समय के समान ही एक अलग पंक्ति में रखा गया है। शर्त या संभावना तो सिर्फ एक विचार है,
कोई भौतिक समय तो नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि समय के साथ शर्त को एक ही ग्रिड में रखना कितना तार्किक है? क्या ये चार्ट वास्तविकता और कल्पना को एक साथ नहीं मिला रहा है? ये एक बहुत ही शानदार दार्शनिक अवलोकन है आपका। धन्यवाद। मतलब अगर हम अर्थ या दर्शन की दृष्टि से देखें तो वास्तविकता और संभावना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वही तो। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये चार्ट अर्थ विज्ञान पर नहीं बल्कि संरचनात्मक वास्तुकला पर आधारित है। अच्छा। और संरचनात्मक दृष्टि से ये चार्ट का एक बहुत ही उत्कृष्ट डिजाइन है। संरचनात्मक दृष्टि से कैसे उत्कृष्ट है? मुझे ये थोड़ा और गहराई से समझना होगा। तो इसे ऐसे देखिए, अंग्रेजी व्याकरण में जो शर्तीय वाक्य होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेस, वो बिल्कुल भविष्य के वाक्यों की तरह व्यवहार करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप चार्ट के भविष्यपूर्ण यानी फ्यूचर परफेक्ट वाले हिस्से को देखें तो वहां क्या सूत्र है? वहां है शैल या विल हैव प्लस पीपी। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, आई विल हैव रिटन द लेटर। ठीक है, आई विल हैव रिटन। अब जरा ठीक उसके नीचे सशर्त पूर्ण यानी कंडीशनल परफेक्ट वाले खाने को देखिए। देखती हूँ। वहां संरचना क्या है? शुड या वुड हैव प्लस पीपी। उदाहरण के लिए, आई वुड हैव रिटन द लेटर। ओह, मैं देख पा रही हूँ, विल की जगह बस वुड आ गया है। एकदम सही। बाकी का पूरा ढांचा हैव प्लस पीपी एकदम वैसा ही है, विल हैव रिटन और वुड हैव रिटन। और यही इसकी खूबी है। इन्हें एक साथ एक ही ग्रिड में रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सीखने वाले को सशर्त वाक्यों के लिए कोई नया नियम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे हाँ, वुड की जैकेट पहनानी है, ये जटिलता को सीधा आधा कर देता है। ये तो वाकई जटिलता को हैक करने जैसा है। एक नया नियम रटने के बजाय बस पिछले नियम में एक शब्द बदल दिया। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है इन सभी टुकड़ों को मिलाकर, मतलब पंक्तियों और स्तंभों को मिलाकर अंतिम 32 खानों वाला मैट्रिक्स बनाने का। हाँ, ये वो जगह है जहाँ पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो हमारे पास 8 पंक्तियां हैं, 4 कालगुणा, 2 स्थितियां। सही। और चार्ट में ऊपर से नीचे की ओर 4 मुख्य स्तंभ हैं। ये स्तंभ है कर्तृवाच सामान्य यानी एक्टिव सिंपल, गैर प्रगतिशील यानी नॉन प्रोग्रेसिव या पैसिव, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एक्टिव, और कर्मवाच्य प्रगतिशील यानी पैसिव प्रोग्रेसिव। हाँ। जब हम 8 पंक्तियों को इन 4 स्तंभों से मिलाते हैं तो 8 गुणा 4 हमारे पास पूरे 32 संयोजन या आसान भाषा में 32 काल तैयार हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि चार्ट इन 36 में से हर एक खाने के लिए एक स्पष्ट सूत्र देता है जो उन्हीं बुनियादी ब्लॉक से बना है। शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये 32 खाने असल में दिखते कैसे हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। हाँ, जो स्रोत में दिए गए हैं वो ही लेते हैं। सबसे ऊपरी बाएं कोने से शुरू करते हैं। वर्तमान सामान्य यानी प्रेजेंट सिंपल एक्टिव। इसका सूत्र है सिर्फ V या V-S। ये सबसे बुनियादी है, जैसे आई राइट या ही राइट्स। बहुत ही सरल, केवल एक लेगो ब्लॉक का इस्तेमाल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भूतकाल पूर्ण यानी पास्ट परफेक्ट में चलते हैं। इसका सूत्र है हैड प्लस पीपी। हाँ, यहाँ हमने भूतकाल का प्रभाव हैड और पूर्ण स्थिति का प्रतीक पीपी यानी रिटन मिला दिया है, तो वाक्य बना आई हैड रिटन। और ये भी रोजमर्रा की भाषा में बहुत इस्तेमाल होता है, कोई घबराहट नहीं होती इसे बोलने में। लेकिन अब चलिए इस चार्ट के सबसे गहरे, अंधेरे और जटिल कोनों में से एक की ओर चलते हैं। अच्छा, कौन सा? वर्तमान पूर्व प्रगतिशील कर्मवाच्य यानी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव कंटिन्यूअस। अरे बाप रे, ये नाम सुन के किसी को पसीना आ सकता है। नाम तो भारी है ही। इसका सूत्र देखिए, हैव हैज बीन प्लस बीइंग प्लस पीपी। और अगर हम इसे उस सशर्त वाले हिस्से में ले जाएं जिसके बारे में हमने अभी बात की, हाँ, कंडीशनल वाले में, तो ये बन जाता है सशर्त पूर्ण प्रगतिशील कर्मवाच्य यानी कंडीशनल परफेक्ट पैसिव कंटिन्यूअस, जिसका सूत्र है शुड या वुड हैव बीन प्लस बीइंग प्लस पीपी। ये काफी लंबा है। उदाहरण के लिए, द लेटर वुड हैव बीन बीइंग रिटन। ये निश्चित रूप से इस मैट्रिक्स का सबसे चरम रूप है।
मतलब एक्सट्रीम है। तो यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और व्यावहारिक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, पूछिए। जब मैंने पहली बार ये शुड हैव बीन बीइंग रिटन देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने कीबोर्ड पर गलती से हाथ मार दिया हो। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। ईमानदारी से बताइए, क्या लोग असल जिंदगी में, मतलब कॉफी शॉप पर या ऑफिस में बात करते हुए इतनी जटिल और लंबी संरचनाओं का वास्तव में इस्तेमाल करते हैं? या ये सिर्फ 32 खानों वाले इस गणितीय चार्ट को सबमिट और पूरा दिखाने के लिए बनाया गया एक सैद्धांतिक ढांचा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है आपका, और इसका ईमानदार जवाब ये है कि नहीं। मैट्रिक्स के ये चरम रूप रोजमर्रा की बातचीत में शायद ही कभी इस्तेमाल होते हैं। मैंने भी कभी किसी को ऐसे बोलते नहीं सुना। हाँ, ये भाषा का वो हिस्सा है जहां आम इंसान बहुत कम जाता है। तो फिर इन्हें चार्ट में इतनी प्रमुखता से जगह क्यों दी गई है? इससे तो नया सीखने वाला खामखा डर जाएगा कि बाप रे, इतने लंबे वाक्य भी याद करने पड़ेंगे। यहीं पर दृष्टिकोण का अंतर आता है। एक सीखने वाले के लिए उनका चार्ट में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे विज्ञान की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की तरह सोचिए। रसायन विज्ञान वाली आवर्त सारणी, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह होते हैं? हाँ बिल्कुल वही। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रेंशियम या ऑग्निसॉन जैसे अत्यंत अस्थिर और दुर्लभ तत्वों का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इन्हीं से घिरे हैं और इन्हीं में सांस लेते हैं ना। अच्छा, मतलब आई राइट हमारा ऑक्सीजन है जिसे हम रोज बोलते हैं। हाँ। और वुड हैव बीन बीइंग रिटन वो रेडियो एक्टिव तत्व जिसे हम शायद जिंदगी में कभी न छुएं। एकदम सटीक समझे आप। लेकिन वो दुर्लभ तत्व फिर भी आवर्त सारणी में मौजूद रहते हैं। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी सिर्फ ये नहीं बताती कि हम रोज क्या इस्तेमाल करते हैं, वो ये बताती है कि एक पूरा ब्रह्मांड कैसे व्यवस्थित है। अरे वाह! वो प्रकृति के गणित को पूरा करती है। इसी तरह 32 कालों का ये जो चार्ट है, ये भाषा का पूरा ब्रह्मांड है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। और इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए। कैसा असर? और जब एक छात्र उस सबसे जटिल खाने को देखता है, मतलब वो शुड वुड हैव बीन प्लस बीइंग प्लस पीपी वाला खाना। हाँ, जो डरावना वाला है। बिल्कुल। और जब वो समझता है कि ये डरावना दिखने वाला वाक्य भी उसी बुनियादी बी प्लस बीइंग प्लस पीपी नियम का कड़ाई से पालन कर रहा है, तो अचानक पूरी भाषा का रहस्य ही खत्म हो जाता है। मैं समझ रही हूँ। मतलब उसे पता चल जाता है कि भाषा की सीमा क्या है। हाँ। वो सोचता होगा, अच्छा तो ये है सबसे मुश्किल चीज जो ये भाषा मुझ पर फेंक सकती है, और ये भी तो उन्हीं 4 लेगो ब्लॉक से बनी है। बिल्कुल। ये एहसास डर को खत्म करके भाषा को पूर्वानुमानित बना देता है, प्रिडिक्टेबल बना देता है। और यही इस चार्ट का मुख्य उद्देश्य है, डर को नियंत्रण में बदलना। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हाँ। आज के इस गहन विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अंग्रेजी के 32 कालों को 32 अलग अलग असंबद्ध नियमों की तरह रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम नहीं। यह सिर्फ एक भ्रम था जिसने पीढ़ियों से सीखने वालों को परेशान किया है। और ये भ्रम बहुत से छात्रों की प्रगति को रोक देता है, क्योंकि वे सूचना के अधिभार से, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड से दब जाते हैं। इस स्रोत ने, इस शानदार चार्ट ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप केवल उन 4 बुनियादी प्रतीकों को समझ लें, वी वीड, पीपी, VING, हाँ, और उन 3 मास्टर संरचनाओं को पकड़ लें, कंटिन्यूअस, पैसिव और पैसिव कंटिन्यूअस, बिल्कुल, तो आप इस पूरे 32 खानों वाले मैट्रिक्स को खुद अपने दिमाग में बना सकते हैं। हाँ। आपको इसे दीवार पर चिपकाकर रटने की जरूरत नहीं है। आप इसे खुद डिराइव कर सकते हैं, जैसे गणित में कोई फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। और ये विश्लेषण सीखने वालों को उसी सूचना के अधिभार से बचाता है। सही कहा। याद करने की उबाऊ थकान को उस वास्तुकला को समझने की खुशी में बदल देता है। हाँ। जब आप देखते हैं कि कैसे सब कुछ एकदम सटीक तरीके से एक दूसरे में फिट बैठता है, तो एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। ये हमें दिखाता है कि अव्यवस्था के भीतर भी एक गहरा क्रम छिपा हो सकता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका आना चाहिए। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी एक गहरे विचार पर गौर करें। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे व्याकरण अक्सर एक उलझे जाल जैसा लगता है, लेकिन हमने पाया कि यह दरअसल एक सटीक गणितीय ग्रिड है।
हाँ। तो मेरा सवाल ये है, यदि हमारी भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपने सबसे गहरे विचार, अपने बेतरतीब सपने और अपनी असीमित भावनाएं व्यक्त करते हैं और उसे एक इतने सटीक 32 खानों वाले गणितीय ग्रिड में समेटा जा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सोच, हमारा मस्तिष्क भी मूल रूप से गणितीय सूत्रों से ही बंधा हुआ है? ये सोचने वाली बात है। और क्या होता है जब हम कोई ऐसी जटिल भावना महसूस करते हैं जो इस 32 खानों के मैट्रिक्स में फिट ही नहीं होती? क्या हम उस भावना को कभी शब्दों में व्यक्त कर पाएंगे, या वो हमेशा व्याकरण के इस विज्ञान से बाहर अनकही ही रह जाएगी?